दिस इज लेक्चर नंबर 19 ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस लेक्चर में हम पहले लेक्चर नंबर 18 का कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, है ना, जो लेक्चर नंबर 18 में ही था। देखिए, अगर आपसे पूछे कि अगर आपको दे दे कि 100 हॉर्स प्रोजेक्शन है आपके पास और 100 हॉर्स प्रोजेक्शन से आपको बनाना है न्यूमान और आपको बनाना है फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना है। 100 हॉर्स को न्यूमान और 100 हॉर्स को फिशर में कन्वर्ट करना है। जैसे आपके पास 100 हॉर्स दिया है, ये एक प्रोजेक्शन है 100 हॉर्स का, नीचे है COOH, यहाँ है Me और यहाँ है H और यहाँ है Br और यहाँ है Br और H। ये कॉन्फ़िगरेशन दिया है 100 हॉर्स। तो 100 हॉर्स को पहले आपको न्यूमान और फिर फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, ये जो कंडीशन है ये स्टैगर्ड कंडीशन है, स्टैगर्ड कंडीशन है। इसको पहले हम न्यूमान में कन्वर्ट करेंगे। न्यूमान में कन्वर्ट करेंगे तो मान लेते हैं ये है आपका फ्रंट कार्बन और ये है आपका बैक कार्बन। तो ये फ्रंट कार्बन हो गया, ये बैक कार्बन हो गया। तो न्यूमान में अगर हम बना रहे हैं न्यूमान प्रोजेक्शन हम बना रहे हैं, तो ये फ्रंट कार्बन, ये बैक कार्बन, ये फ्रंट कार्बन, ये बैक कार्बन। तो फ्रंट कार्बन पे देखिए, जो आपका फ्रंट कार्बन है, नीचे है COOH और ऊपर है आपका H और Br। तो ये फ्रंट कार्बन हो गया। अच्छा, जो सर्कल है वो है बैक कार्बन। तो बैक कार्बन पे देखिए ऊपर मिथाइल है, तो ऊपर हमने मिथाइल बना दिया, ऊपर मिथाइल है, ऊपर मिथाइल बना दिया, फिर इधर H इधर Br। तो यानी कि ये न्यूमान प्रोजेक्शन बना है और वो भी स्टैगर्ड फॉर्म में, स्टैगर्ड फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से सुनिए, हम इस स्टैगर्ड फॉर्म को इक्लिप्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे? इक्लिप्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इक्लिप्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इस मिथाइल को, जो बैक कार्बन है, या आप यूं करिए, बैक कार्बन की बात करते हैं, तो बैक कार्बन को उठा करके हम रोटेट करते हैं 180 डिग्री इन द प्लेन ऑफ पेपर, तो कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा। तो ये है फ्रंट कार्बन, ये है बैक कार्बन। तो फ्रंट कार्बन पे तो COOH ऐसा ही रहेगा, H और Br ऐसे ही रहेगा, क्योंकि हमने फ्रंट कार्बन को फिक्स रखा है। तो यहाँ लिख देते हैं कि फ्रंट कार्बन फिक्स है और बैक कार्बन को हम 180 डिग्री रोटेट करते हैं। तो बैक कार्बन देखिए सर्कल वाला था, तो इसको 180 डिग्री रोटेट करिए, तो मिथाइल नीचे आ जाएगा, मिथाइल नीचे आया, मिथाइल नीचे आया और H यहाँ पे आ जाएगा और Br यहाँ पे आ जाएगा। तो ये है आपका इक्लिप्स कंडीशन, ठीक है। अब हम इस इक्लिप्स कंडीशन को फिशर प्रोजेक्शन में चेंज करेंगे। तो फिशर प्रोजेक्शन में चेंज करें तो देखिए दो कार्बन है, एक फ्रंट कार्बन एक बैक कार्बन। तो ये हमने बनाया फिशर प्रोजेक्शन में। अब ध्यान से सुनिए, ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है। ये है आपका फिशर प्रोजेक्शन। ध्यान रखिएगा, ये जो वर्टिकल लाइन है फिशर प्रोजेक्शन में, ये जो वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन, जो इस वर्टिकल लाइन पे जो भी ग्रुप होगा वो बेसिकली ऑब्जर्वर से अवे होगा। तो वर्टिकल लाइन पे ग्रुप क्या होगा? अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ठीक है। और ये जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगा? इस पे वो ग्रुप आएगा जो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होगा। तो दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, और इस पे क्या होगा? ये ग्रुप क्या होगा? टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। तो ये याद रखिएगा। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, ये था आपका फ्रंट कार्बन और ये है आपका फ्रंट कार्बन। तो फ्रंट कार्बन पे देखिए आप COH है, COH है और H है और Br है। और बैक कार्बन पे देखिए, इधर मिथाइल है और इधर H है, इधर Br है। तो ये प्रोजेक्शन है कन्वर्जन ऑफ 100 हॉर्स टू न्यूमान और न्यूमान टू फिशर प्रोजेक्शन।
जैसे इस पे मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन एम्स 2016 में पूछा गया था। बोला था कि ये क्वेश्चन, पहले तो ये है कि आपके पास फिशर प्रोजेक्शन है, बोला कि इस फिशर प्रोजेक्शन को आप बेसिकली 100 हॉर्स में कन्वर्ट करिए, ठीक है। अब पहले आप इस फिशर प्रोजेक्शन को ध्यान से देखिए, इसमें 2 कायरल सेंटर है और इसमें POS प्रेजेंट है, यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो क्या इस कंपाउंड को हम मीजो बुला सकते हैं? ठीक है साहब, मीजो बुला लेते हैं, क्योंकि इसमें POS प्रेजेंट है और 2 कायरल सेंटर है, तो इसको मीजो बोल रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, ये मान लेते हैं इसको फ्रंट कार्बन, ये मान लेते हैं इसको बैक कार्बन। पहले इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं न्यूमान में, न्यूमान प्रोजेक्शन में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो न्यूमान में ये फ्रंट कार्बन, ये बैक कार्बन। तो फ्रंट कार्बन पे देखिए, और न्यूमान जब भी हम कन्वर्ट करेंगे तो इक्लिप्स फॉर्म बनाएंगे, यस और नो, ठीक है। तो देखिए फ्रंट कार्बन में क्या है, मिथाइल है, और इधर फिर क्या है, H है और OH है। फिर बैक कार्बन पे मिथाइल है और इक्लिप्स फॉर्म बनाएंगे तो मिथाइल हम इधर ही बनाएंगे, और फिर इधर H और इधर OH। तो ये हमने इक्लिप्स फॉर्म बनाया। पहले हम इक्लिप्स फॉर्म ही बनाएंगे। इक्लिप्स फॉर्म बनाने के बाद फिर इसका हम स्टैगर्ड फॉर्म बनाएंगे, स्टैगर्ड फॉर्म बनाएंगे। स्टैगर्ड फॉर्म में क्या करेंगे, हम जो बैक कार्बन है उसको 180 डिग्री रोटेट करेंगे। तो बैक कार्बन को 180 डिग्री रोटेट करते हैं। ये फ्रंट कार्बन, फ्रंट कार्बन पे ग्रुप फिक्स रहेगा, यानी कि मिथाइल H एंड OH, और बैक कार्बन को हमने 180 डिग्री रोटेट किया तो मिथाइल नीचे आ जाएगा, मिथाइल नीचे आ गया, इधर H, इधर मिथाइल नीचे आया, इधर OH और इधर H, ये हो गया। तो दिस इज न्यूमैन प्रोजेक्शन, और वो भी स्टैगर्ड फॉर्म। अब इस न्यूमैन प्रोजेक्शन को हम कन्वर्ट करेंगे 100 हॉर्स में। किसमें? 100 हॉर्स में। तो ध्यान से देखिए, 100 हॉर्स में पहले एक ऐसा लाइन खींचेंगे, ये है फ्रंट कार्बन, ये है बैक कार्बन। तो फ्रंट कार्बन पे देखिए मिथाइल ऐसे है, तो मिथाइल ऊपर है, और फिर ये है, दिस इज H एंड दिस इज OH। और फिर देखिए जो बैक कार्बन है उस पर मिथाइल नीचे है, इसमें मिथाइल नीचे होगा, ये फिर है H और ये हो जाएगा OH। तो यही था ऑप्शन, जो भी यही था आंसर ऑप्शन में। तो ये क्वेश्चन आया था एम्स 2016 में। आपने पहले पढ़ा था कि टोटल नंबर ऑफ GI कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। पहले उसका मैं आपको एक रिवीजन दे देता हूँ। हम लोगों ने पढ़ा था कि टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसको हम TNGI से डिनोट करते थे, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का कैलकुलेशन। तो हम पहले देखते थे कि मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है या सिमेट्रिकल है। अगर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, यानी कि अनसिमेट्रिकल का मतलब कि मॉलिक्यूल में आप IUPAC नंबरिंग एक ही तरफ से कर सकते हैं, दूसरी तरफ से करिएगा वो डिफरेंट आएगा, तो मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल होगा। और मॉलिक्यूल अगर अनसिमेट्रिकल है तो आप टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का फॉर्मूला यूज करते थे 2 to the power n। लेकिन अगर IUPAC नंबरिंग मॉलिक्यूल में दोनों तरफ से सेम आता था तो हम बोलते थे मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, और वहां टोटल नंबर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का फॉर्मूला होता था 2 to the power n-1 प्लस 2 to the power p-1। अच्छा, ये n क्या है? n क्या है कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेटेड सिस्टम के अबाउट कितना GI पॉसिबल है, नंबर ऑफ GI पॉसिबल अराउंड रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम, वो होता था n। और p क्या होता है? अगर n का वैल्यू आपके पास ऑड आता था तो हम p लिखते थे n+1 डिवाइडेड बाई 2, और अगर n का वैल्यू इवन आता था तो p लिखते थे n/2। तो ये फॉर्मूला है टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैलकुलेट करने का। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है, इसमें देखिए आप इधर से नंबरिंग करिए, इधर से नंबरिंग करिए। इधर से नंबरिंग करिएगा 1 2, सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है। इधर से नंबरिंग करिएगा 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, यानी कि दिस मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल। डन। अच्छा, अनसिमेट्रिकल है तो आप n पहले ढूंढिए, यानी कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम जहां GI पॉसिबल होगा। तो एक ये, तो n का वैल्यू आ गया 2।
अगर अनसिमेट्रिकल है तो TNGI टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का फॉर्मूला लगाते थे 2 to the power n, तो 2 to the power 4, या आंसर होता था 4। अब हम बात करेंगे कि हमने GI निकालने का फॉर्मूला सीखा था, अब हम बात करेंगे कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। ये है टेबल, ये टेबल हमें ये बताएगा कि टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी हमने पढ़ा कि टोटल नंबर ऑफ GI कैसे कैलकुलेट करना है, डन। अब हम पढ़ेंगे कि टोटल नंबर ऑफ OI कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए OI में वहाँ पे एक तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर शो कर सकता है, अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो मीजो कंपाउंड हो सकते हैं, और टोटल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा, और फिर रेसिमिक मिक्सचर भी बन सकता है। तो वापस से 2 केस होगा, या तो मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल होगा या मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा। तो ध्यान से देखिए, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, फिर नंबर ऑफ मीजो, फिर टोटल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम टोटल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मतलब जो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमेरिज्म प्लस जो मीजो है, तो A+M को बोलते हैं टोटल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। मान लीजिए अगर कोई मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है तो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमेरिज्म यानी का A जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 2 to the power n, और अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो नंबर ऑफ मीजो 0 होगा। और टोटल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमने बोला था कि ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर कितने हैं प्लस मीजो कितने हैं, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ 2 to the power n प्लस 0, तो यहाँ जो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर आ जाएगा वो आ जाएगा 2 to the power n। और रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मूला होता है A/2, A हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर। तो ये था अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के लिए। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में पहले हम n ढूंढेंगे, अगर n ऑड आता है या n इवन आ सकता है। अगर n ऑड आया तो p का वैल्यू लिखेंगे n+1 डिवाइडेड बाई 2, और अगर n इवन आता है तो p का वैल्यू लिखेंगे n/2। अगर एक बार आपने मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है वो पहचान लिया और n ऑड आता है तो हम ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर का फॉर्मूला लगाएंगे 2 to the power n-1 माइनस 2 to the power p-1, और मीजो नंबर ऑफ मीजो होगा 2 to the power p-1, और टोटल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर हो जाएगा 2 to the power n-1, और रेसिमिक मिक्सचर या एनेंटियोमर पेयर A to the power A डिवाइडेड बाई 2 होगा। ये कब यूज करेंगे, जब आपने मॉलिक्यूल एक बार सिमेट्रिकल पहचाना और उसमें जो n है वो ऑड आ गया। अच्छा n क्या होता है, n होता है कि कितने उसमें ऑप्टिकल मतलब कितने कायरल सेंटर हैं, कितने ऑप्टिकल सेंटर हैं, तो n क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर और ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। लेकिन अगर n इवन आता है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर का 2 to the power n-1, नंबर ऑफ मीजो 2 to the power p-1, देखिए सेम आ रहा है। सिमेट्रिकल में n ऑड है, सिमेट्रिकल में n इवन है, उसके लिए मीजो सेम आ रहा है, और टोटल ऑप्टिकल आइसोमर 2 to the power n-1 प्लस 2 to the power p-1, और रेसिमिक मिक्सचर या एनेंटियोमर पेयर A/2 सेम आ रहा है। अच्छा अगर n ऑड है तो यहाँ p कितना होगा n+1 डिवाइडेड बाई 2, और अगर n इवन है तो p होगा n/2। A क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर कितने होंगे। तो ये टेबल देखिए, अब इस टेबल के बेस्ड पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। आप इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ढूंढना पड़ेगा n कितना है, और n कितना होता था, n क्या होता था कि कितना कायरल सेंटर है इसमें। तो देखिए एक ये कायरल सेंटर है, एक ये कायरल सेंटर है, एक ये कायरल सेंटर है, n का वैल्यू आ गया 3, ठीक है। एक बार जब आपने ये चूज कर लिया n का, तो अब आप देखिए मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। इधर से आप नंबरिंग करिएगा तो 2 पे आता है OH, इधर से आप नंबरिंग करिएगा 2 पे आया Cl, यानी कि दोनों तरफ से नंबरिंग करने पे नंबरिंग डिफरेंट आता है, यानी कि मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है। ये समझ में आया। अच्छा अनसिमेट्रिकल है, n का वैल्यू 3 आया, यानी n का वैल्यू ऑड आ रहा है, ऑड आ रहा है। तो अगर n का वैल्यू ऑड आ रहा है तो p क्या लिखते हैं, n+1 डिवाइडेड बाई 2, तो p कितना आ जाएगा, p आ जाएगा 3+1 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 4/2 यानी कि 2। तो आपके पास p आ गया, आपके पास n आ गया। अब आप टेबल में देखिए,
अगर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है तो आप ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर यानी कि ए का जो वैल्यू है वो 2 टू द पावर n लिखिएगा, और 2 टू द पावर n का वैल्यू है 3, तो 2 टू द पावर 3 यानी कि ए का वैल्यू आ गया 8। डन। फिर देखिए नंबर ऑफ मीजो कितना होगा, 0। कब, जब मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है। और टोटल ऑप्टिकल आइसोमर TOI की बात करते हैं तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर होता है A प्लस M 0 है, A हमने निकाला है, तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर आ जाएगा 8। इतना आया समझ में। फिर रेसिमिक मिक्सचर देखिए या एनेंटियोमर पेयर वो होता है A/2, A हमने निकाला है 8, तो रेसिमिक मिक्सचर RM या एनेंटियोमर पेयर आ जाएगा 8/2 यानी कि 4। डन। जैसे आप सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखिए, पहले आप निकालिए n, तो यहाँ देखिए 2 कायरल सेंटर है, 1 2, तो n का वैल्यू आ गया 2, और अगर n का वैल्यू इवन है तो p का वैल्यू कितना होता था, n/2। n इवन है तो p होता था n/2, तो p का वैल्यू आ गया 1। ठीक है। अच्छा अब देखिए मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, क्यों, क्योंकि आप इधर से नंबरिंग करिए इधर से नंबरिंग करिए सेम आएगा। तो अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, n का वैल्यू इवन है, तो p का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर a का वैल्यू कितना होगा, a का वैल्यू आता था 2 टू द पावर n-1। आप टेबल में जाइए तो n का वैल्यू 2 रखिए, आंसर आएगा। मीजो कंपाउंड का फॉर्मूला आता था 2 टू द पावर p-1, तो p का वैल्यू रखिए, आंसर आएगा। टोटल ऑप्टिकल आइसोमर होता था ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर प्लस मीजो कंपाउंड, तो A आ गया 2, M आ गया 1, तो TOI आ गया 3। और रेसिमिक मिक्सचर होता था A/2, तो A आया 2, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 यानी आंसर आ गया 1। सो अभी आपने इस कंपाउंड में बेसिकली टोटल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म फाइंड किया था, मतलब कितने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बनेंगे। इस कंपाउंड को आप ध्यान से देखिए, पहले हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं फिशर प्रोजेक्शन में। तो फिशर प्रोजेक्शन में देखिए इसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे, ये फ्रंट कार्बन ये बैक कार्बन। तो इस कार्बन पे देखिए CH3OH है, इस कार्बन को देखिए ऊपर CH3 है, ठीक है, इधर H है इधर OH है। इस कार्बन पे देखिए नीचे CH3 है और इधर H है इधर OH है, ठीक है। यहाँ 2 कायरल सेंटर हैं, मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो क्या इसको मीजो बुलाएंगे, बिल्कुल सही है, इसको मीजो बुलाएंगे। अब आप क्या करिए, एक कार्बन पे जो OH और OH है उसको उल्टा करिए, तो करिए, ये नीचे CH3 ये CH3 इधर OH इधर H इधर H और इधर OH, और इसका आप मिरर इमेज बनाइए। तो मिरर इमेज बनाइएगा तो CH3 H OH OH H और CH3, देखिए इसमें ना तो POS है ना COS है, और इसमें मिरर इमेज है, और ये मिरर इमेज आपस में नॉन सुपर इम्पोजिबल है, तो ये दोनों एक दूसरे के इनैंशियोमर होंगे। तो ऐसे सवाल भी आपसे पूछ सकता है। अब आप इस एग्जाम्पल को देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। देखिए पहले तो आप देखिए कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। आप इधर से नंबरिंग करिएगा क्लोरीन आएगा, इधर से नंबरिंग करिएगा क्लोरीन आएगा, यानी कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है। इतना पता चल गया कि ये मॉलिक्यूल जो है ये सिमेट्रिकल है। फिर आप n का वैल्यू ढूंढिएगा, मतलब कायरल सेंटर कितने हैं। देखिए ये कार्बन पे 1 2 3 4 डिफरेंट ग्रुप है, ये कायरल होगा, ये कार्बन सिमिलरली कायरल होगा। लेकिन इस कार्बन को देखिए, ये कार्बन अगर आप पहली नज़र में देखिएगा तो इस कार्बन पे H Br ये सेम ग्रुप, तो ये आप कहिएगा कि कायरल नहीं है। पर आपने पढ़ा था सूडो कायरल कार्बन का कॉन्सेप्ट, कि अगर ऐसा ग्रुप आपको दिखे और दोनों तरफ आपको स्टीरियो आइसोमर दिखे, क्या दिखे, स्टीरियो आइसोमर, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम पर डिफरेंट अरेंजमेंट। तो देखिए अगर ये कायरल सेंटर है तो या तो ये R हो सकता है या S हो सकता है, सिमिलरली ये R होगा ये S होगा। तो हम इस कार्बन को भी कायरल मानेंगे और इसको सूडो कायरल कार्बन बोलेंगे। और आपको पता था कि जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो सूडो कायरल कार्बन को भी काउंट करेंगे, तो n का वैल्यू यहाँ आ जाएगा 3 और मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है।
ये समझ में आया। n का वैल्यू 3 है, ऑड है, तो p का वैल्यू लिखेंगे n+1 डिवाइडेड बाय 2, तो p आ गया 2। अच्छा, अब देखिए a का वैल्यू क्या होता था, a को क्या बोलते थे, a को बोलते थे ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, जिसका फॉर्मूला होता था अनसिमेट्रिकल के केस में 2 टू द पावर n-1 माइनस 2 टू द पावर p-1, ये फॉर्मूला होता था, आप देख लीजिए पीछे जाके, तो यहाँ से आ गया। मीजो होता था सिमेट्रिकल के केस में 2 टू द पावर p-1, p भी हमने निकाला है, फॉर्मूला में पुट करिए। और टोटल ऑप्टिकल आइसोमर होता था a प्लस m, तो a आ गया m आ गया, दोनों को ऐड कर देंगे। और रेसिप्रोकल मिक्सचर आता था a/2, तो a का आ गया, तो हम यहाँ से रेसिप्रोकल मिक्सचर लिखेंगे। अच्छा, अब आप इस मॉलिक्यूल को फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करिए, फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करिए। तो फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करिएगा तो देखिए इस कार्बन को देखिए, 3 ऑप्टिकली एक्टिव 3 कायरल कार्बन है, तो हमने 3 सेंटर बनाया है, ठीक है, 3 सेंटर बनाया हमने। पहले वाले कार्बन पे CH3 ऊपर है, Cl नीचे है, CH3 ऊपर है, ये पहला कार्बन है, देखिए इसके ऊपर CH3 ऊपर है, और ये लास्ट कार्बन है, तो इसके ऊपर CH3 नीचे हमने बनाया। इस पे HCl ऐसे, HBr ऐसे और HCl ऐसे डाल दिया। तो इसमें देखिए आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नज़र आ रहा होगा, तो ये है मीजो 1, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री है, 3 कायरल है, 2 से ज़्यादा कायरल है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो इसको बुलाते हैं मीजो। अब आप इसका मिरर इमेज बनाइए, या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मिरर इमेज नहीं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि H और Br को हम उल्टा कर दिए। तो आप देखिए इसमें भी POS प्रेजेंट है, तो ये भी मीजो होगा, तो ये मीजो 1, ये मीजो 2। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, तो ये डाइस्टीरियोमर कहलाते हैं, डाइस्टीरियोमर कहलाते हैं। डन। सो हमने सीखा कि टोटल नंबर ऑफ GI कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल OI कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम सीखेंगे इन दोनों को आपस में मिला करके कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर या कॉन्फिगरेशनल आइसोमर। तो क्या बोला मैंने, सो हम बात करने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर या कॉन्फिगरेशनल आइसोमर। ध्यान से सुनिए, मान लीजिए आपके पास एक मॉलिक्यूल दिया, फॉर एग्जांपल लेट से ये मॉलिक्यूल है CH3 CH Cl CH Br CH Cl CH3 ऐसे दिया। अब आप देखिए इस मॉलिक्यूल में सिर्फ आपको कायरल सेंटर दिखाई पड़ रहा है, कायरल सेंटर दिखाई पड़ रहा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बताइए, तब तो आप कैलकुलेट कर दीजिएगा, क्योंकि सिर्फ कायरल सेंटर दिख रहा है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कायरल सेंटर है, अगर आपसे ये भी पूछे कि टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर या कॉन्फिगरेशनल आइसोमर बताइए, तो अभी जो अपन फॉर्मूला पढ़ेंगे वो इसमें यूज नहीं करेंगे, इसमें यूज करेंगे जो हमने पढ़ा था अभी पिछले वाले टेबल में, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जो फॉर्मूला यूज होता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कायरल सेंटर है। इसमें जो भी फॉर्मूला पढ़ेंगे वो तब पढ़ेंगे जब यहाँ पे डबल बॉन्ड भी हो और कायरल सेंटर भी हो। नहीं समझ में आया? पहले हम फॉर्मूला लिख के दिखाते हैं, फिर एग्जाम्पल दिखाएंगे आपको। सो पहले फॉर्मूला सुनिए। इसमें अगर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, तो आप लिखिएगा, इसको आप ऐसे बुला लीजिए टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, ऐसे लिख लीजिए, है ना, या टोटल नंबर ऑफ कॉन्फिगरेशनल आइसोमर शॉर्ट फॉर्म में, आप याद रखिएगा इसे। तो इसमें अगर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर या टोटल नंबर ऑफ कॉन्फिगरेशनल आइसोमर वो आ जाएगा 2 टू द पावर n, ठीक है। और अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर वो आ जाएगा 2 टू द पावर n-1 प्लस 2 टू द पावर p-1, ठीक है। वापस से यहाँ दो केस बनेगा, अगर n ऑड हुआ या n इवन हुआ, तो n ऑड हुआ तो p का वैल्यू कैसे निकालते थे, p होता था n+1 डिवाइडेड बाई 2, और अगर n इवन हुआ तो p होता था n/2, ठीक है। और n क्या है, n क्या है,
कि उस मॉलिक्यूल में कितना जीआई सेंटर है प्लस कितना कायरल सेंटर है। तो ध्यान से सुनिएगा, ये फॉर्मूला आप तभी यूज करिएगा जब आपको किसी मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड और कायरल सेंटर दोनों दिखे। लेकिन अगर आपको किसी मॉलिक्यूल में सिर्फ कायरल सेंटर दिखे या सिर्फ डबल बॉन्ड दिखे, तो आप अगर डबल बॉन्ड दिखे तो जीआई वाला फॉर्मूला यूज करिएगा, कायरल सेंटर दिखे तो ऑप्टिकल आइसोमर वाला फॉर्मूला यूज करिएगा। डन। सो हम लिख सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर या और कॉन्फिगरेशनल आइसोमर। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर या कॉन्फिगरेशनल आइसोमर में जो अगर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर होगा 2 to the power n। अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर हो जाएगा 2 to the power n-1 प्लस 2 to the power p-1। अगर n ऑड है तो p का वैल्यू होगा n+1 डिवाइडेड बाई 2, और अगर n इवन है तो p का वैल्यू होगा n/2। और n क्या है, कितना जीआई सेंटर है यानी कि डबल बॉन्ड, और कितना उसमें कायरल सेंटर है। डन। आप इस क्वेश्चन को देखिए, पहले तो आप ढूंढिए कि ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। नंबरिंग करिएगा, दोनों साइड से नंबरिंग डिफरेंट आ रहा है यानी कि मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है। अब आप ढूंढिए n क्या है कि कितना जीआई सेंटर है प्लस कितना कायरल सेंटर है। तो देखिए, ये एक जीआई सेंटर है, ये एक कायरल सेंटर है, तो n का वैल्यू आ गया 2। और फॉर्मूला जो अभी हमने पढ़ा है टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर या टोटल नंबर ऑफ कॉन्फिगरेशनल आइसोमर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अनसिमेट्रिकल है तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर या कॉन्फिगरेशनल आइसोमर होता था 2 to the power n के जगह पे 2 डालेंगे, आंसर आएगा 4। अब ध्यान से देखिए, ये है डबल बॉन्ड, तो इस डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग ये ई हो सकता है या जेड हो सकता है, ये ई हो सकता है या जेड हो सकता है। और इस कायरल सेंटर के तरफ या तो आर हो सकता है या एस हो सकता है, तो ई में आर एस और जेड में आर एस, तो टोटल 4 ऐसे मॉलिक्यूल यानी कि 4 स्टीरियो आइसोमर बनेंगे जिसमें डबल बॉन्ड को भी काउंट कर रहे हैं और कायरल सेंटर को भी काउंट कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ इसमें या तो डबल बॉन्ड दिखता या कायरल सेंटर दिखता तो हम रेस्पेक्टिव फॉर्मूला यूज करते जीआई वाला और ओआई वाला, लेकिन इसमें दोनों दिख रहा है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे जो अभी हमने पढ़ा है टेबल में। जैसे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में भी आपको कायरल सेंटर दिख रहा होगा और डबल बॉन्ड दिख रहा होगा, यानी कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो या कॉन्फिगरेशनल आइसोमर फॉलो करना है, कैलकुलेट करना है। एन कैलकुलेट किए तो 3 आया। मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर या कॉन्फिगरेशनल आइसोमर का फॉर्मूला अनसिमेट्रिकल के केस में आता था 2 to the power n, n का वैल्यू 3 डाले तो आंसर 8। अब आप पहले इन दोनों क्वेश्चन को देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें देखिए आपको ये डबल बॉन्ड, ये कायरल सेंटर, और यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड, बीच में कार्बन और डबल बॉन्ड, और फिर यहाँ पे H और Cl लगाया हुआ है, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखिए, क्या ये डबल बॉन्ड कंटिन्यूअस है? कंटिन्यूअस है तो क्यूमिलीन या क्यूमुलेटेड पॉलीइन की बात करेंगे। और आपको पता है ये दोनों डिफरेंट ग्रुप, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, तो हम डीओ वाला लगाएंगे, यानी कि ये पूरा एक ऑप्टिकल सेंटर है, ये पूरा एक ऑप्टिकल सेंटर काउंट करेंगे। और यहाँ पे एक कायरल एक जीआई, तो टोटल एन का वैल्यू कितना आ गया 3। और मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है तो टोटल स्टीरियो आइसोमर या कॉन्फिगरेशनल आइसोमर का फॉर्मूला होता था 2 to the power n, n के जगह पे 3 रखेंगे, आंसर आएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH, फिर CH CH3 CH2 CH3 है। देखिए कंटिन्यूअस फैशन में डबल बॉन्ड, यानी कि ये भी क्यूमुलेटेड पॉलीइन का एग्जाम्पल है। डिफरेंट ग्रुप, इवन ऑड डबल बॉन्ड, तो हम लगाएंगे डॉग, यानी कि ये पूरा एक जीआई सेंटर है और एक कायरल है, तो यानी n का वैल्यू 2 आ गया। मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है तो हम टोटल स्टीरियो आइसोमर का फॉर्मूला लगाएंगे 2 to the power n, n का वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आएगा। अब आप इस मॉलिक्यूल को देखिए, इस मॉलिक्यूल को देखिए, इसमें डबल बॉन्ड है और 2 कायरल सेंटर है। और ध्यान से देखिए मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, क्योंकि आप इधर से नंबर करिएगा इधर से नंबर करिएगा सेम आएगा, यानी मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, n का वैल्यू 3 आ रहा है
और n का वैल्यू 3 है, ऑड है, तो पहले p कैलकुलेट करेंगे, n+1 डिवाइडेड बाय 2, तो p आ गया 2। अच्छा, सिमेट्रिकल है तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर का फॉर्मूला होता था 2 टू द पावर n-1 प्लस 2 टू द पावर p-1। n का वैल्यू डाले, p का वैल्यू डाले, आंसर पाए।